अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो there's a very logical question that how you're going to write the pre of that year. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of the static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके। Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी। Strong foundation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सक्षम भाटिया है। मैं इस बार यूपीएससी 2024 की परीक्षा में 83rd रैंक से पास हुआ हूं और आज डीकेटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के सामने आया हूं अपने ज़िंदगी के कुछ अहम पलों को शेयर करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करने के लिए, ताकि आप लोगों को भी वो बातें पता लग सकें जो ज़रूरी हैं जानना कि कैसे इस जर्नी में हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आज यही सब बताने में आया हूँ आप सबके सामने। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में कि मैंने कैसे अपने बचपन से लेके आज तक मैं आगे बढ़ा हूँ। मेरी पढ़ाई के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस मैंने फ़ेस किए, हम सब ने फ़ेस किए। मैं ये कहना चाहूँगा मेरे मित्रों ने, मेरे साथ मेरे परिवारजनों ने और जो भी मेरे साथ जुड़े रहे हैं, ये हम सब की एक छोटी सी यात्रा है। और आज भी जिस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ वो बस एक स्टेप है बहुत बड़ी जर्नी का। मैं जानता हूँ आगे भी काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, मुझे जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं वो भी आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो अगर बात करूँ मेरी जर्नी की तो मैं इसको शुरुआत करना चाहूँगा 2007 के वर्ष से। 2007 वो साल था जब हमारे परिवार को काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी कैंसर की वजह से। तो वो एक समय था कि जब मेरे परिवार में मेरी मम्मी और दीदी थी, तो हम लोगों को काफ़ी ऐसे झटका सा लगा था क्योंकि बहुत बड़ा लॉस था। तो उस समय को देखते हुए जो प्रॉब्लम्स एकदम से हमारे ऊपर आईं, तो मेरी मम्मी ने ये बात डिसाइड करी कि किसी भी तरह की समस्या हमारे शिक्षा को लेके, हमारे रहन सहन को लेके, हमारे पालन पोषण को लेके हमें ना फेस करनी पड़े। तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने ये निर्णय बना लिया कि वह घर पे तो नहीं बैठेंगी क्योंकि कैसे ही हो पाता सारा हमारी ज़िंदगी का आगे चलना। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो घर से बाहर निकलेंगी, कुछ काम करेंगी। और मेरे ही स्कूल में उनको तुरंत प्रभाव से हमारी प्रिंसिपल मैडम जो उस टाइम पे उन्होंने मेरी मम्मी को तुरंत ही रूप से जॉब का ऑफ़र दिया और मम्मी ने मेरे ही स्कूल को ज्वाइन किया एज अ लाइब्रेरियन। और उन्होंने लगभग 11 वर्ष वहाँ पे काम किया, अपनी एक पोजीशन बनाई और अपनी कार्यशैली से उन लोगों को इतना प्रभावित किया कि आज भी मम्मी को वहाँ पे याद किया जाता है अपने कार्य करने के तरीके से। तो इस तरह से ये कुछ था कि कैसे चैलेंजेस से निकल के, और उस समय पे जहाँ पे सारे मेरे फादर के साइड के परिवार वालों ने जब हमें कोई ऐसे साथ नहीं दिया हमारा, तो उस टाइम पे मम्मी ने सब कुछ अकेले करके मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि मम्मी के परिवार के साइड से काफ़ी सपोर्ट रहा, मेरी नानी लोगों का, मेरे मामा लोगों का। तो उन लोगों ने पूरा सपोर्ट दिया, बट फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरी मम्मी का जो प्रयास था वो उसको कभी मैच नहीं किया जा सकता। और मैं तो हर वक्त यही सोचता हूँ कि काश मेरी मम्मी के अगर 10% क्वालिटीज़ भी मेरे अंदर और आ जाएं तो मैं शायद एक और अच्छा इंसान बन सकूँगा। तो हमेशा उनसे सीखने को मिलता है। तो ये कुछ ब्रीफ वो था कि मैं अपनी स्कूल एजुकेशन रामपुर डिस्ट्रिक्ट से ही पूरा किया, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पे मेरी पढ़ाई पूरी हुई। तो वहाँ पूरा करके उसके बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि आगे की अच्छी शिक्षा के लिए मुझे कहीं बाहर निकलना चाहिए। तो मैंने और मम्मी ने ही साथ में शिफ्ट किया तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में, कानपुर में जहाँ पे मेरी नानी का भी निवास है। तो हम लोग वहाँ पे गए और मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन एक कॉलेज में ज्वाइन किया, ब्रह्मानंद कॉलेज। वहाँ पे मैंने बीएससी इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किया। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक सिविल सर्विसेज की कोचिंग को भी ज्वाइन करना चाहिए। तो कानपुर में एक कोचिंग है, उसको मैंने पहले साल ज्वाइन किया। लेकिन मुझे लगा कि मैंने इस डिसीजन लेने में थोड़ी सी जल्दबाजी करी। जल्दबाजी इसलिए बोलूँगा क्योंकि बाद में समझ में आया
कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको ना सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है बल्कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और वो आवश्यकता तभी पूरी होगी जब आप ना सिर्फ अपनी पढ़ाई को फोकस में लाएंगे बल्कि अन्य एक्टिविटीज़ जैसे कि कॉलेज में डिबेट्स कंपटीशन, स्पीचेस कंपटीशन, सोलो सिंगिंग या डांसिंग या जो भी आपका इंटरेस्ट है, जब तक आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी पर्सनालिटी उस तरह से डेवलप हो पाएगी। और मेरी गलती यही थी कि मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही ये कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, जिसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता था वहाँ जाके पढ़ने में, फिर घर आने में, और फिर मैं बाकी टाइम बीएससी की परीक्षा में ध्यान लगा लेता था। तो इस वजह से ना तो मैं ढंग से पढ़ पा रहा था, ना मैं बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पा रहा था। यूँ कॉलेज में जितनी एक्टिविटीज़ होती थी, जिस भी लेवल पे होती थी, मैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करता था, बट मुझे लगता था कि मैं और कर सकता हूँ। तो शुरुआत कॉलेज के 1-2 वर्ष इसमें मैंने लगाए, लेकिन उसके बाद कोविड का समय आया। जब मुझे घर पे बैठने का समय मिला, अपने आप को समय देने का समय मिला, और फिर मैंने एक बार निरीक्षण किया कि क्या मैं इस जर्नी में सही आगे बढ़ भी रहा हूँ, तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, मेरा जो मेरा तरीका है उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। तो मैंने उसको ठीक किया और मैंने खुद से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और नोट्स बनाने शुरू किए, वापस से सारी चीज़ें पढ़ने शुरू करी। तो लगभग 1 साल का समय मैंने इस चीज़ को दिया, और जहाँ मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होने की तरफ आया सितंबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स का पहला प्रयास का एग्ज़ामिनेशन था। मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं वो अटेम्प्ट नहीं देना चाहता था, बट क्योंकि परिवारजन मुझे देख रहे थे कि मैं पिछले 1-2 वर्षों से इस तैयारी में लगा हुआ था, तो ये कह लीजिए कि उनकी तरफ से जो मोटिवेशन आ रहा था उससे मैंने वो परीक्षा दे दी अक्टूबर 2021 में। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मेरा प्रीलिम्स उस टाइम नहीं क्लियर हुआ, लगभग 8 नंबर से मेरा वो कट ऑफ मिस हुई थी। बट मुझे पता था कि अभी जब मेरी तैयारी ही पूरी नहीं है तो ये तो बनता था कि मैं इस बार तो ये पास ना ही करूं, और मेरे लिए वो ही अच्छा था शायद उस टाइम। तो उस टाइम मुझे ये महसूस हुआ कि दूसरी तरफ जो मैं चैलेंजेस फेस कर रहा था वो मेरे कानपुर में जहाँ घर था, वो मेरी जो लोकेशन थी, मुझे वहाँ पे पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता था। आसपास कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ थी जिस वजह से मुझे लड़ाई झगड़ा, अल्कोहल का प्रयोग, ये सब लोग अक्सर आके मेरे घर के आसपास करते थे, जिस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी। तो साथ ही साथ मैंने ये भी निर्णय बनाया कि शायद मैं यहाँ की चीज़ों को ना बदल सकूँ अपने लेवल पे, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किए, तो मुझे अपनी जगह ही बदल लेनी चाहिए। तो इसका निर्णय लिया गया कि मैं कहीं बाहर जाके पढ़ूँगा, और मेरे कॉलेज में एक सर थे जो मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए गाइड करते थे, और उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप क्यों नहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, वहाँ जाके मास्टर्स करें अपना। वहाँ पे एजुकेशन भी बहुत महंगी नहीं है, रहना भी आपके बजट में हो सकता है, और एक क्वालिटी एजुकेशन प्लस माहौल, ये सब आपको मिलेगा। तो मैंने जब इसकी तरफ प्रयास अपने शुरू किए, मैंने एंट्रेंस के लिए पढ़ना शुरू किया, और मैंने अपने पहले ही प्रयास में जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करके यहाँ पे मास्टर्स इन पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल स्टडीज़ को ज्वाइन किया दिसंबर 2021 में। और यहाँ आने का मेरे मकसद 2 थे कि एक तो मुझे मेरी एक्टिविटीज़ यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करना है, मेरे एकेडमिक्स पे भी काम करना है, और दूसरा मेरा जो पहला मकसद था कि सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है, वो भी यहाँ पे आके मुझे और ज़ोरों शोरों से उस पे लगना था। तो मैं दिसंबर 2021 में यहाँ आ गया था, और मुझे पूरी तरह से ये निर्णय था कि मैं अगला प्रयास जो कि जून 2022 में आने वाला था उस पे मैं अटेम्प्ट करूँगा। तो मैं लग गया उसकी तैयारी में, अगले 4-5-6 महीने जो भी था। लेकिन क्योंकि जेएनयू एक नई जगह थी, इसको समझने में थोड़ा समय लगा, यहाँ के एकेडमिक्स का विगर थोड़ा अलग था, तो मुझे धीरे धीरे आके ये महसूस हुआ अप्रैल मई में आते आते कि मैं ये अटेम्प्ट नहीं देना चाहूँगा, मैं स्किप करना चाहूँगा। वापस से वही वाली फीलिंग है जो पिछले साल थी। तो इसीलिए बोला जाता है कि शायद ही कभी वो समय होगा जब आपको लगेगा कि आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो मैंने जब ये निर्णय बनाया अप्रैल मई में कि मुझे ये अटेम्प्ट स्किप करना है, तो मैंने घर वालों को कॉल करके बताया कि मैं ये अटेम्प्ट नहीं देना चाहूँगा, और वो लोग थोड़े निराश ही थे, क्योंकि मैं इसी मकसद से जेएनयू आया था कि बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और अगला अटेम्प्ट देना है और उसमें निकाल देना है। तो लेकिन फिर भी मैंने अपने निर्णय पे मैं खड़ा रहा, लोग घर वालों को कन्विंस किया कि नहीं, ये अभी सही समय नहीं है अटेम्प्ट देने का, तो
तो मैंने इस अटेम्प्ट को स्किप करते हुए मैं आगे बढ़ा और लगभग जुलाई अगस्त में मैंने पूरी तरह से लाइब्रेरी का प्रयोग करते हुए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, अपने नोट्स पे वापस से काम करना शुरू किया और चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेके गया कि अब जो है ऐसा मौका ना लगे कि आगे भी मैं ये बोल सकूं कि अभी भी मेरी तैयारी पूरी नहीं है। यूँ तो ऐसे हर टाइम ही आपको लगेगा, मुझे भी लगता था, लेकिन फिर भी जितना भी हमसे बन पाता है मैंने उतनी कोशिश करी और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो मेरा अगला अटैम्प्ट जो था, यानी कि जो मेरा दूसरा अटैम्प्ट होने वाला था, वो था मई 2023 में। तो मेरे पास लगभग 8-10 महीनों का समय था। उसमें मैंने शुरुआत के 4-5 महीने मेरे आंसर राइटिंग तो मेरी बहुत कमज़ोर थी उस समय। मैं बहुत ज़ोर लगा के उसको कर पाता था, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था। और मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा कि इस पे कैसे काम करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, जब मैं आंसर राइटिंग के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। लेकिन हमें ये प्रयास करना है कि जो समय हमें मिला है उसको ढंग से प्रयोग करके हम चीज़ों को ख़त्म करने की ओर लेके जाएं, ना कि उनको आगे फ्यूचर के लिए छोड़ दें। तो इन शुरुआत के 5-6 महीनों में मैंने ये कोशिश करी कि जो भी मेरी टारगेट्स हैं उनको मैक्सिमम की तरफ मैं लेके जाऊं, जितना पूरा हो सकते हैं उतना करूं। सो मैंने ऐसे ही किया और अगले 5-6 महीने में लगभग 60-70% सिलेबस के मैंने नोट्स बना लिए थे। तो ये टाइम है अब दिसंबर 2022 का, अगले 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स में। तो उसके बाद मैंने क्योंकि मेरे को फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट होने वाला था ये, तो मैंने प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करने का डिसीजन बनाया। तो लेकिन क्योंकि टेंशन थी मेरे आगे के करियर की भी, क्योंकि सिविल सर्विसेज में अनसर्टेनिटी बहुत है। तो मैं जब JNU में रह रहा था तो मुझे पता लगा कि आगे हायर एकेडमिक्स में भी हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो JRF का एक एग्ज़ामिनेशन होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, उसका एक एग्ज़ामिनेशन मैंने मार्च 2023 में दिया था और भगवान की कृपा से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने उसको भी क्लियर कर लिया था। तो इससे इंश्योर ये हुआ कि जब मैं आगे मास्टर्स के बाद PhD करने जाऊंगा तो मुझे सरकार की तरफ से फेलोशिप मिलेगी, जो कि मुझे फाइनेंशियल रूप से थोड़ा स्टेबिलिटी देगी मेरी प्रिपरेशन को लेके भी। तो मार्च 2023 में वो एक छोटी सी सफलता ने भी मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि जब इसमें मैं पहले प्रयास में एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, तो जो मई 2023 में मेरा प्रीलिम्स आ रहा है उसमें भी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। यूँ डर तो हर समय बहुत था, मैं बहुत ज़्यादा डरा रहता था कि मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है, मैंने पूरे एफ़र्ट्स नहीं डाले हैं, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अभी और टेस्ट लगाए जा सकते हैं। बट मान लीजिए इस बात को, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये, कि जब आपको ऐसा लगेगा, ये डर तभी आएगा जब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डरेगा वो नहीं जिसने पढ़ा नहीं। डर तभी है जब आपने उसमें एफ़र्ट्स डाले हैं और उसी एफ़र्ट्स के फेलियर का बेसिकली वो डर होता है। तो इन्हीं डर के साथ साथ मैं आगे बढ़ते हुए मई 2023 में मैंने अपना पहला प्रीलिम्स का अटैम्प्ट दिया। आप लोग सभी जानते हैं कि 2023 का जो पेपर था वो काफ़ी अलग था, काफ़ी मुश्किल था, दोनों ही CSAT भी और GS भी। तो मैं भी इस चीज़ से बड़ा डरा हुआ था। CSAT में मैंने उस वर्ष सिर्फ 39 क्वेश्चंस किए थे। 39 क्वेश्चंस इज़ अ बिग रिस्क टू बी टेकन ड्यूरिंग द CSAT, बट वो पेपर का लेवल ही वैसा था। मैं मैथ्स में यूजुअली ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, बट जब मैं पेपर कर रहा था तो मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ लगभग 1-1.5 घंटे बाद कि मैंने उसमें समय ज़्यादा लगा दिया है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करते 39 क्वेश्चंस तक मैंने अपनी अटेम्प्ट काउंट को ले गया और भगवान से बस यही प्रेयर थी कि कम से कम क्वेश्चंस गलत हों, और वैसा ही हुआ। मेरे सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस ही उस CSAT में गलत हुए थे और लगभग 77 का टोटल बना था। तो फॉर्चुनेटली मैंने वो प्रीलिम्स क्लियर किया था। उसके बाद मेंस देने का समय आ गया था। मेरा मास्टर्स ख़त्म हो गया था जून 2023 में, तो मैं घर चला गया था। मैंने सोचा कि आगे की मेंस की परीक्षा की तैयारी मैं घर से करूँगा, लेकिन वही घर का आसपास का माहौल मैंने आपको बताया ही। तो मैंने वहाँ पे घर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर एक अच्छी लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। मैं रोज़ सुबह जाता था, लगभग 9-10 बजे लंच वंच सब मम्मी पैक करके देती थी और रात में लगभग 9-10 बजे लौटता था। आज ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरे 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठा रहता था, बीच में आधा घंटा बाहर निकल जाता था, चाय पी आता था, राउंड मार आता था, लेकिन स्ट्रगल उस सेंस में थी कि जाना पड़ता था, आना पड़ता था। बट क्योंकि वो सिर्फ 3 महीने के लिए था तो मैंने सोचा करा जा सकता है। तो उस मेंस की परीक्षा की तैयारी मैंने कानपुर से ही करी, खुद से करी। जो भी रिसोर्सेज थे, एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बना हुआ था, तब सत्यम जैन सर ने एक ग्रुप बनाया था, स्पेशल फोकस ग्रुप, और उस साल वो भी अटेम्प्ट दे रहे थे, तो वो साथ साथ पढ़ाते भी थे। तो हम उसके माध्यम से उनके साथ जुड़े हुए थे और बड़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाती थी। तो वो यही सब माध्यम थे। ऑनलाइन रिसोर्सेज का जो सही यूज़ होता है ना, वो इसी तरह से किया जाता है। मिनिमल यूज़ करना है लेकिन एफिशिएंट यूज़ करना है। तो उसको करते करते मैंने मेंस दिया।
अगला वही फिर से वही बात कि पहला मेरा मेंस था, तो डर बहुत था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस दौरान मतलब जब मेरा मेंस ख़त्म हो गया सितंबर में, तो साथ साथ मैं पीएचडी के एंट्रेंसेस की भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि मन में वही एक दबाव था कि अपना सिविल सर्विसेज नहीं हो पाया तो क्या। तो वो सारी चीज़ों को मैं बैकअप में रखते हुए पीएचडी के एंट्रेंसेस दे रहा था। मैंने 2 महीने के लिए एक नौकरी भी करी कानपुर में, एक कोचिंग है वहाँ पे मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता था। तो ये सारी चीज़ें करी क्योंकि एक तो फैमिली को मेरी ज़रूरत थी, मेरी मम्मी की जॉब नहीं थी उस टाइम, और दूसरी चीज़ ये कि मुझे भी इस बात की सदैव चिंता रहती थी, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही इतना अनप्रेडिक्टेबल है। हम कहते हैं यहाँ पे यू से यूनियन नहीं, अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, अक्सर हम इस बात को ध्यान में करते हैं। लेकिन मैं इसीलिए मैं साथ साथ कर रहा था। मैंने 2-4 यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस भी दिया जिसमें जेएनयू भी था, और दिसंबर 2023 तक आते आते मेरा मेंस का रिज़ल्ट आ चुका था, जिसमें फॉर्चुनेटली मैंने पास कर लिया था। तो मेरे पहले सीरियस अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, और मैं अब इंटरव्यू देने की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो वो ऐसे धीरे धीरे होप्स बढ़ते जा रहे थे अंदर से काफ़ी, कि शायद ये भगवान का कोई इशारा है कि यही पहला सीरियस अटेम्प्ट मेरा फाइनल अटेम्प्ट बन सकता है। और साथ साथ मैंने फिर भी पीएचडी पे ध्यान दिया, और जनवरी 2024 में मुझे जेएनयू के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ में एडमिशन भी मिल गया। तो अगेन अ बिट लकी हेयर कि मुझे जैसे जैसे मैं सोच रहा था मैं वैसे वैसे आगे बढ़ रहा था। तो मैं जनवरी 2024 में फिर से जेएनयू लौट चुका था, अब एक पीएचडी शोधार्थी के रूप में। और मैंने यहाँ पे फिर मेरी इंटरव्यू की तैयारी शुरू करी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू का जो डेट था वो काफ़ी लेट आया था। 2 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू होने वाला था, 2 अप्रैल 2024। तो लगभग 4 महीने का समय मुझे मिला था। मैं यहाँ के लोगों के साथ और करोल बाग में जाके डिफरेंट मॉक्स देता था, अपने नोट्स तैयार किए, जो भी मेरी तैयारी होनी थी वो मैंने इन अगले 3-4 महीने में की। 2 अप्रैल 2024 को मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, बट मुझे उस टाइम ये फीलिंग आई थी कि और बेहतर हो सकता था, मेरे हित में और ज़्यादा हो सकता था। मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका क्या रिज़ल्ट रहा। तो 2 अप्रैल 2024 को मेरा इंटरव्यू हो चुका था, लेकिन वही मेरे मन में क्या चल रहा था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे होपफुल, कॉन्फिडेंट या अंदर से उत्साहित था कि इस बार तो मेरा ये जर्नी एंड होने ही वाला है। सो 2 अप्रैल 2024 को इंटरव्यू हुआ। 9 अप्रैल को इंटरव्यू लास्ट हो रहे थे और लगभग 1 हफ्ते के समय में परिणाम आने थे। तो मेरा इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था परिणाम को लेके। तो 16 अप्रैल 2024 को जब रिज़ल्ट आया तो मतलब वही मेरे एक्सपेक्टेशंस के बहुत ज़्यादा विरुद्ध जाके वो परिणाम था। मेरा नाम लिस्ट में किसी पोजीशन पे नहीं था। मैंने यहीं पे जेएनयू के ही एक स्थान पर मेरे दोस्तों के साथ वो रिज़ल्ट चेक किया था, मुझे आज भी याद है। और काफ़ी निराशा हुई थी, मैं बहुत रोया था। उस टाइम मेरे परिवारजन भी मेरे साथ नहीं थे, मेरे दोस्त लोग थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, मतलब उन्होंने ही मुझे संभाला था। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी निराशा थी क्योंकि होप्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैं उस साल सफल नहीं हो पाया और मतलब मन में ये सारी बातें आना शुरू हो गई थी कि अभी मुझे इस एग्ज़ामिनेशन को अभी दोबारा नहीं देना है। 1 साल का मैं गैप ईयर लेना चाहूँगा और मुझे लगता है कि मुझे और तैयारी की ज़रूरत है, शायद इसी वजह से फेलियर हुआ। तो जब मार्क्स लिस्ट निकली मुझे ये बात का रियलाइजेशन हुआ कि मेंस की जो मेन कमी थी वो मेंस के मेरे आंसर राइटिंग पार्ट में थी। मैंने कट ऑफ से लगभग 23-24 नंबर ही ऊपर मैं पाया था। 730 मेरा मेंस का टोटल था उस साल और 171 मुझे इंटरव्यू में प्राप्त हुए थे, जो कि एक अबव एवरेज स्कोर है। तो मुझे लग रहा था इंटरव्यू में ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, लेकिन इंटरव्यू में फिर भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन मेंस में कहीं काफ़ी सारी कमियां थी। तो 901 का मेरा टोटल बना था और 922 उस टाइम कट ऑफ थी, तो लगभग 21-22 नंबर से मेरा छूटा था। तो मैं ये निर्णय बनाना चाह रहा था कि 2024 का अटैम्प्ट मैं नहीं दूंगा, मैं 1 साल का गैप लूँगा। लेकिन वही भगवान का कैसे शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मेरे आसपास मिले थे, मेरे दोस्तों के रूप में। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं कि ये प्रयास आपको देना चाहिए, शायद यही आपका प्रयास अंतिम प्रयास हो सकता है। बाद में आपको किसी चीज़ का गिल्ट ना हो जब आप बाकी लोगों को ये एग्ज़ाम क्लियर करते हुए देखेंगे। मुझे आज भी याद है मेरे दोस्तों ने मुझे इसी तरह से बोला था। तो मैंने ये मतलब अगला 16 अप्रैल के बाद 16 जून को प्रीलिम्स होना था, 2 महीने का समय था। मैंने 1 महीना लगभग उस निराशा वाले फेज़ में निकाल के फिर मैंने कोशिश करी कि मैं अगले 15-20 दिन की तैयारी करूं। मैंने पढ़ना शुरू किया, जो भी रिवीजन हो सकता था उसको किया और फाइनली 16 जून को जाके मैं सेंटर पे गया। फिर भी मैं ये सोच रहा था क्या मैं अंदर एग्ज़ाम देने जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन वही भगवान का इशारा था वो कि आपको जाना चाहिए। और मैंने पूरा
कॉन्फिडेंस लेके मैं अंदर गया। मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत कम प्रिपेयर्ड था उस अटेम्प्ट के लिए, लेकिन अगेन वो 2 घंटे जीएस के और वो 2 घंटे सीसैट के शायद मेरे थे उस वर्ष में, और मैंने ये कोशिश करी कि मैं उसको पूरी तरह से यूज़ कर पाऊँ, और फॉर्चुनेटली मैंने उस साल का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। तो बस अब तो और अगले 3 महीने की ज़रूरत थी। मैंने पूरे प्रयास दिए, मैंने जो चेंजेस हो सकते थे वो किए। मेंस की परीक्षा दी, यहीं दिल्ली से रह के दी। मेरी मम्मी उस टाइम पर मेरे साथ आ चुकी थी, हम लोग साथ में यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे, रहने लगे थे, और उसको बड़े अच्छे से मैंने घर पे प्रिपेयर किया। मेरे को कोई चिंता नहीं थी, खाना अच्छा मिल जाता था, सारे काम टाइम पे हो जाते थे। तो मैंने पूरा ध्यान अपनी उस 3 महीने अपनी मेंस की परीक्षा में लगाया। और इस बार डर ज़्यादा था, इस बार कोई होप्स नहीं थी कि मेंस की परीक्षा क्लियर होने वाली है, एकदम अगेंस्ट द फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब जो 2023 का मेरा प्रयास था, जैसे उसमें लगता था कि इस बार तो सब होने वाला है। 2024 में मेरे अंदर काफ़ी नेगेटिविटी थोड़ी थी, थोड़ा डर था कि नहीं, जब पहले उसमें भी मैं फेल हुआ हूँ तो इसमें भी वो हो सकता है। तो वो वाली बात आ गई थी कि इस बार एक्सपेक्टेशंस कम हो गए थे, बस मैं एफर्ट्स डाले जा रहा था। तो 2024 मेंस का जब रिज़ल्ट आया दिसंबर में अगेन, तो फॉर्चुनेटली मेरा वो फिर से क्लियर हो गया। और इस बार फिर इंटरव्यू का डेट आया, तो इस बार इंटरव्यू मेरा सेकंड डे ही यानी 8 जनवरी को आ गया, एकदम अपोजिट टू व्हाट हैड हैपेंड द प्रीवियस ईयर। तो 8 जनवरी और 22 दिसंबर को जब इंटरव्यू का शेड्यूल आया, तो उसमें लगभग 15-16 दिन का गैप था। अगेन थोड़ा सा डर लगा कि इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी, बट आई थिंक जितना भी समय मिल रहा है वो इनफ होता है, खासकर इंटरव्यू की तैयारी में। ये बात को मैंने रियलाइज़ किया। मेरे जो भी नोट्स बने हुए थे, जो और नए बनने थे, मैंने कोशिश करी कि मैं उसको जल्द से जल्द निपटाऊं। और इस बार जो इंटरव्यू की तैयारी मैंने करी, वो मैंने मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान ना देके, मॉक शायद मैंने 1-2 दिए होंगे, मैंने ये बात की कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर काम करूं। तो जितने भी दिन मिले, मैंने अपने यहाँ पे पीएचडी के दोस्तों के साथ डिस्कशंस करके कि इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, ये पूछा गया तो कैसे रिएक्ट करना है, ऐसे ऐसे करके मैंने अगले 15-16 दिन की तैयारी करी। और मैं बहुत मतलब डर तो होता है, लेकिन फिर भी एज़ काम एज़ पॉसिबल होके यूपीएससी भवन के अंदर गया। इस बार भी मुझे सेम बोर्ड जो लास्ट ईयर शीलवर्धन सिंह सर का बोर्ड था, उसी में अलॉट हुआ। तो ये एक और डर था कि जिन्होंने लास्ट टाइम मुझे पर्सनैलिटी असेस किए हैं, वो इस बार फिर से करेंगे। लेकिन मैं इस बार इंटरव्यू में थोड़ा ज़्यादा नेचुरल, थोड़ा ज़्यादा काम, जो भी पूछा जा रहा था उस पर थोड़ा सा स्माइल कर रहा था, लोगों को ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स को एंगेज कर रहा था। तो ये छोटे मोटे चेंजेस थे, मैं इसके बारे में आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो ये चेंजेस करके मैं 8 जनवरी को ही फ्री हो चुका था। इस बार इंतज़ार काफ़ी लंबा करना था रिज़ल्ट तक। 22 अप्रैल को रिज़ल्ट आया हमारा फाइनली जाके। तो इन अगले 3-4 महीनों में मैंने पीएचडी पे थोड़ा सा बहुत काम किया, और बाकी यूँ तो ज़्यादा तैयारी हो नहीं पाती अगले साल के प्रीलिम्स की, लेकिन कोशिश करी कि थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूँ। तो 22 अप्रैल को फाइनली रिज़ल्ट की घड़ी आ चुकी थी। इस बार मेरी फीलिंग्स एकदम अपोजिट, जैसे मैंने बताया, कोई होप्स नहीं, कोई नेगेटिविटी, मतलब थोड़ी सी नेगेटिविटी कि शायद इस बार भी ना हो। और बस उस दिन सुबह यही भगवान से प्रे कर रहा था कि भगवान किसी भी पोजीशन पे रिज़ल्ट में नाम दे दो, चाहे जो रैंक आए। लेकिन लास्ट टाइम वाला वो डिसहार्टनिंग मूवमेंट मुझे दोबारा नहीं एक्सपीरियंस करना है। मुझे याद है यहीं पे ही जेएनयू के ही एक स्कूल के पार्किंग में हम लोग बैठे थे, मैं अपने दोस्तों के साथ रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था, और फाइनली वो घड़ी आई। मेरे एक दोस्त ने उस रिज़ल्ट को चेक किया, और फाइनली मेरा नाम उस रिज़ल्ट में रोल नंबर मैच कर गया था। रैंक पता लगी तो रैंक 83 थी। तो बहुत बड़ा रिलीफ मोमेंट था। अगले कुछ पलों तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हाँ, इस बार जब मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, उस बार वो हो गया। तो मैं मतलब ये मेरी जर्नी थी जहाँ तक मैंने सिविल सर्विसेज को पूरा किया है। अभी भी मैं यहाँ पे अपनी पीएचडी तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये जर्नी थी सिविल सर्विसेज को करने तक की। तो यहाँ तक मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई बचपन से लेके। मैंने आपको अभी तक बताया कि कैसे कैसे मैं आगे बढ़ा हूँ, लेकिन मैंने प्रयास लोगों से सीख के, लोगों से जान के, और ख़ुद की अंदर की भी थोड़ी कॉन्फिडेंस को आगे लेके मैं बढ़ता गया। और यही प्रयास किया कि रुकना नहीं है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, थोड़ा सा समय ज़रूर लीजिए, उससे मोटिवेशन लीजिए, और अगला प्रयास इस सोच के साथ दीजिए कि जो कमियां पिछली बार थी वो इस बार नहीं होनी चाहिए। तो मैंने भी वैसे ही निरंतर प्रयास किए हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इस बार सफल हो जाऊंगा। शायद इस बार ना होता तो फिर कुछ ऐसी ही नेगेटिविटीज़ आती, कुछ ऐसे ही अपने ऊपर
मुझे वो बात का रियलाइजेशन होता कि फिर से मैंने कोई कमी छोड़ दी, लेकिन शायद फिर से मैं आगे बढ़ता। अभी भगवान की कृपा से मेरी सिविल सर्विसेज की जर्नी यहाँ एंड हो चुकी है। तो यही मेरा मैसेज था आप लोगों को इस DKT के माध्यम से कि प्लीज़ अपने प्रयास दोबारा दीजिए, उन फेलियर से मोटिवेट होजिए और अपने आप को निरंतर बेहतर बनाए रखिए। तो मैं DKT को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे ये माध्यम देने के लिए कि मैं आप सभी के सामने आऊँ और अपनी इस छोटी सी जर्नी को डिटेल रूप में आप सभी को बता सकूँ। धन्यवाद।